नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धवल। स्वागत है आप सबका धवल टॉक्स में। उम्मीद है आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो सपना देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। कैसे एक आईआईटी इंजीनियर आज गांव-गांव में पहचाना जाता है, सबका पसंदीदा बन गया है। हाँ बिल्कुल। और हम जितेंद्र कुमार के शुरुआती सफर को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। जी, कहानी शुरू होती है राजस्थान के खैरथल से। 1 सितंबर 1990 उनका जन्मदिन। हाँ, और जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से शुरुआत तो काफी साधारण थी और शायद थोड़ी अलग भी। हाँ, और यहीं से ये पूरी बातचीत और गहरी होती है। हम देखेंगे कि वो शुरू के अनुभव, फिर आईआईटी पहुंचना और फिर वहां से एक बिल्कुल अलग राह पकड़ लेना, ये सब कैसे जुड़ा। बिल्कुल, चलिए फिर इस सफर के कुछ खास पहलुओं को देखते हैं। अच्छा, तो पहली बात जो सामने आई है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। बचपन का कुछ हिस्सा, मतलब करीब 6-7 महीने, जी वो जंगल में बनी एक झोपड़ी में रहे। हाँ, ये जानकारी मिली है अपने पूरे संयुक्त परिवार के साथ। ये आज के जमाने में सोचना भी अजीब लगता है। बिल्कुल, हालांकि उनके पिता और चाचा सिविल इंजीनियर थे और बाद में पक्का घर भी बन गया, लेकिन वो अनुभव जरूर कुछ अलग सिखा गया होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जो बात ध्यान खींचती है वो है दिहाड़ी मजदूरी वाली बात। हाँ, वो भी सिर्फ 11 साल की उम्र में। ये तो हाँ, ये उनके जीवन के शुरुआती संघर्ष को दिखाता है। पता चला है कि वो जैसे घरों में पेंटिंग का काम या कारपेंट्री का काम ये सब करते थे। अच्छा, और पैसे कितने मिलते थे? दिन के 40 रुपए। सिर्फ 40 रुपए? उस उम्र में ये सब करना। बिल्कुल, ये मेहनत, ये जिम्मेदारी, इसका असर तो पड़ा ही होगा। शायद वो जो हम उनके किरदारों में देखते हैं ना, वो जमीनी जुड़ाव, वो शायद यहीं से आया हो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। खैर, इसके बाद पढ़ाई की तरफ ध्यान गया। 11वीं-12वीं कोटा से की। हाँ, आईआईटी की तैयारी के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा केंद्र है तैयारी का। और मेहनत रंग लाई। आईआईटी खड़गपुर में सिविल इंजीनियरिंग, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी, एक तरह से रास्ता तय माना जाता है। इसके बाद इंजीनियर बन गए, अच्छी नौकरी। हाँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आया। आईटी में ही जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। सही कहा, इंजीनियरिंग तो चली रही थी पर साथ में रुझान थिएटर की तरफ हो गया। और ये भी दिलचस्प है, आईटी का माहौल तो बहुत ज्यादा पढ़ाई वाला होता है, बहुत डिमांडिंग। बिल्कुल, और उसी माहौल में उन्होंने हिंदी टेक्नोलॉजी ड्रामेटिक सोसाइटी HTDS वो ज्वाइन की। अच्छा, HTDS तो मतलब इंजीनियरिंग के साथ साथ ये भी चल रहा था। हाँ, और यहीं पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं उनकी मुलाकात हुई बिस्वापति सरकार से। बिस्वापति सरकार? जो बाद में TVF के राइटर बने। हाँ, वही। और जानकारी यही बताती है कि बिस्वापति ने ही जितेंद्र के एक्टिंग करियर की नींव रखी। ये मुलाकात एक टर्निंग पॉइंट थी। तो एक तरह से आईआईटी, जो इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, वो उनके एक्टिंग करियर का लॉन्च पैड बन गया, कह सकते हैं। बिल्कुल, इंजीनियरिंग का तय रास्ता था, पर एक इंटरेस्ट, थिएटर और एक खास मुलाकात, इसने पूरी दिशा ही बदल दी। तो ये पूरा सफर देखें अगर, खैरथल की झोपड़ी, बचपन में वो मजदूरी, फिर कोटा, फिर आईआईटी खड़गपुर, और वहां इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग की तरफ झुकाव। या घुमावदार तो है काफी। और सोचने वाली बात है, अगर आईआईटी में वो थिएटर वाला मंच न होता या वो मुलाकात न हुई होती बिस्वापति से, तो क्या होता? हाँ, क्या वो आज एक सिविल इंजीनियर होते? ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे मौके या लोगों से जुड़ाव जिंदगी बदल देते हैं। बिल्कुल, वो 40 रुपए रोज की मेहनत का अनुभव और आईआईटी की पढ़ाई का अनुशासन, शायद इन दोनों बिल्कुल अलग तरह के अनुभवों ने ही उनकी कला को वो गहराई दी है जो आज दिखती है। सही बात है। ये सफर याद दिलाता है कि तय रास्तों से हटकर भी मंजिल मिल सकती है, बल्कि कभी कभी वही असली मंजिल होती है। अंत में बस एक सवाल मन में आता है इस पूरी कहानी से। हम अक्सर बात करते हैं कि फलां व्यक्ति से मिलना या कोई खास फैसला लेना कितना अहम होता है, जैसे यहाँ बिस्वापति से मुलाकात। पर क्या आईआईटी जैसा वो पूरा माहौल, वो सिस्टम जिसमें इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्ट्स और ड्रामा के लिए भी जगह थी, क्या उस माहौल ने खुद एक बड़ा किरदार नहीं निभाया किसी के रास्ते को बनाने में? उस जगह और वहां मिलने वाले अनदेखे मौकों की भूमिका कितनी गहरी हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो शुरुआत तो हुई आईआईटी से,
सिविल इंजीनियरिंग, फिर एक अच्छी नौकरी भी लगी। हाँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल कहीं और था शायद। कुछ ही महीनों में शायद उनको ये एहसास हुआ कि उनकी असली जगह कैमरे के सामने है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, एहसास होना एक बात है, हाँ, और फिर उस रास्ते पर चलना, मंजिल तक पहुंचना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। सही। उन्होंने कोशिश भी की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मतलब NSD। अच्छा, NSD के लिए? हाँ, जो देश का इतना बड़ा एक्टिंग संस्थान है, पर वो दूसरे राउंड में बात नहीं बनी। ओह, फिर 2012 में वो आगे मुंबई। मुंबई, सपनों का शहर। हाँ, लेकिन शुरुआती दिन तो जाहिर है आसान नहीं थे। बोरीवली में किसी दोस्त के घर रहना पड़ा। अच्छा, और गुजारे के लिए वो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती भी थे। पढ़ाती भी थे? अच्छा, मतलब एक्टिंग के साथ साथ। हाँ, साथ साथ ऑडिशन देना और पार्ट टाइम पढ़ाना, वो संघर्ष का दौर था एक तरह से। और फिर आया TVF, द वायरल फीवर। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। TVF वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसने डिजिटल कंटेंट की जैसे एक नई लहर शुरू की भारत में। बिल्कुल। उनका वो पहला वीडियो जो वायरल हुआ, मुन्ना जज्बाती, द क्यूटिया इंटर्न, रातों रात इंटरनेट पर एक पहचान दिला दी। सही, तो वो एक तरह से ब्रेक था। हाँ, कह सकते हैं, एक लॉन्च पैड जैसा। उसके बाद उन्होंने TVF के कई हिट शोज किए। पिक्चर्स आपको याद होगा। हाँ, पिक्चर्स और परमानेंट रूममेट्स भी। बिल्कुल, परमानेंट रूममेट्स। तो यहाँ से दर्शक उन्हें जानने लगे थे, उनकी रेंज दिखने लगी थी, कभी कॉमेडी, कभी थोड़े इमोशनल सीन्स। और फिर आया कोटा फैक्ट्री और जीतू भैया। आहा, जीतू भैया। वो किरदार तो जैसे पता नहीं युवाओं के दिल में बस गया। एक शांत, समझदार, प्रेरणा देने वाला मेंटर। क्या बात थी उसमें? मुझे लगता है जीतू भैया की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहजता। वो रियल लगते थे। हाँ, बिल्कुल। कोई फिल्मी टाइप हीरो वाले टीचर नहीं थे। वो ऐसे लगे जैसे कोई बड़ा भाई हो या दोस्त जो मुश्किल टाइम में सही रास्ता दिखा दे। सही कहा। और शायद कहीं ना कहीं उनका अपना IIT बैकग्राउंड भी इस किरदार को निभाने में काम आया हो। वो छात्रों का प्रेशर, उनकी मानसिकता शायद बेहतर समझ पाए। हाँ, ये हो सकता है, इसीलिए वो इतना कनेक्टिंग लगा। बिल्कुल, असली और अपना सा। और फिर 2020 में Amazon प्राइम वीडियो पर आई पंचायत। हाँ, पंचायत। इसमें अभिषेक त्रिपाठी यानी हमारे सचिव जी, ये शायद उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। मैं भी मानता हूँ, ये बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। एक शहरी इंजीनियर जो बेचारा मजबूरी में यूपी के गांव फुलेरा पहुंचता है पंचायत सचिव बनकर। और क्या कमाल निभाया है वो किरदार की अंदर की झुंझलाहट। हाँ, शहर की लाइफ छोड़ने का दुख, गांव में एडजस्ट ना कर पाना, और फिर धीरे धीरे वहीं के लोगों से, वहां के माहौल से एक अनकहा सा रिश्ता बन जाना। हाँ, उनकी एक्टिंग में वो ठहराव है, वो बारीकियां हैं, दर्शकों को बांध लेती हैं। बिल्कुल, सचिव जी सिर्फ एक किरदार नहीं रहा, वो जैसे हर उस युवा का प्रतीक बन गया जो अपनी ख्वाहिशों और हालातों के बीच कहीं फंसा हुआ है। सही कहा। इसीलिए शायद ये शो और ये किरदार शहर हो या गांव सबसे जुड़ पाया। हाँ, इसने उन्हें सचमुच पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। सचिव जी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक फीलिंग है। हाँ, एक भावना बन गया है। और यहाँ एक बात और देखने वाली है, किरदारों में कितनी वैरायटी है। हाँ, ये तो है। कहाँ मुन्ना जज्बाती का वो ह्यूमर, फिर जीतो भैया की वो गंभीरता, और फिर सचिव जी की वो सादगी। हर रंग में फिट। बिल्कुल, हर रंग को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। ये दिखाता है कि अगर टैलेंट हो, लगन हो, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आकर आर्ट्स में अपनी जगह बना सकते हैं। सही। उनका सफर, मतलब इंजीनियरिंग से एक्टिंग तक, काफी प्रेरणा देता है। फिर एक्टिंग का स्ट्रगल, TVF से पहचान, जीतू भैया बनकर युवाओं से जुड़ाव, और आखिर में सचिव जी के रूप में पूरे देश का दिल जीतना। ये है जितेंद्र कुमार की कहानी अब तक। हाँ, और ये कहानी यही बताती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। शायद वो उतना जरूरी नहीं, जितना ये कि आप रास्ते में मिले मौकों को कैसे भुनाते हैं, अपनी कला को कितना निखारते हैं। बिल्कुल सही कहा। किसी के सफर में उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ज्यादा मायने रखती है, या फिर रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं, जो चुनौतियां मिलती हैं, उनको पार करने का उसका जज्बा। इस पर सोचिएगा जरूर। आज भी मतलब उतनी ही सरल और जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। हमारे पास ना उनके जीवन, उनके करियर और खास तौर पर ये जो उनकी सादगी है, उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि उनकी कहानी में शोहरत और सादगी का एक एक अलग ही मेल है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि भाई मुंबई जैसे शहर में रहकर भी ये सादगी कैसे बनी हुई है, और उनकी सफलता के पीछे का ये जो पहलू है, इसे थोड़ा समझते हैं। जरूर।
सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है उनका रहन सहन। मतलब इतनी सफलता के बाद भी वो मुंबई में किसी बड़े आलीशान बंगले में नहीं रहते, हाँ, बल्कि एक सामान्य से अपार्टमेंट में। कोई खास तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं। जी हाँ। और ये सिर्फ रहने तक ही सीमित नहीं है, जैसा सुनने में आया है। उनकी पूरी लाइफस्टाइल ही काफी सहज है। अच्छा, जैसे हाँ, जैसे कि वो शाकाहारी है, सुनने में आया है, नियमित योग करते हैं और खाली समय में वर्ल्ड सिनेमा देखना पसंद करते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो जानबूझकर, मतलब ऐसा लगता है, मीडिया की चकाचौंध और बेवजह के इंटरव्यू से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। अपनी निजी जिंदगी को वो वाकई में निजी रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ये सादगी तो ठीक है, पर पंचायत की जो जबरदस्त कामयाबी मिली है, हाँ, वो तो है। उसने उनकी आर्थिक स्थिति पर भी तो असर डाला होगा। सुनने में आया है कि पंचायत सीजन 4 के लिए वो सबसे ज्यादा फीस पाने वाले एक्टर्स में से हैं। हाँ, करीब 70,000 रुपए प्रति एपिसोड, ये आंकड़ा सामने आया है। देखिए, बिल्कुल। और 2025 में उनकी जो अनुमानित कुल संपत्ति है, नेटवर्थ, वो भी लगभग 7 करोड़ बताई जा रही है। 7 करोड़। तो फिर मतलब ये थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता? एक तरफ इतनी सादगी, सामान्य अपार्टमेंट, और दूसरी तरफ ये महंगी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज GLS 350D, मिनी कंट्रीमैन, टोयोटा फॉर्च्यूनर, और इतनी कमाई। हाँ, ये सवाल तो उठता है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो शायद ये उनकी पसंद को दिखाता है। अच्छा, कैसे? गाड़ियां महंगी जरूर हैं, पर शायद उतनी भड़कीली नहीं है जितनी आमतौर पर स्टारडम से जुड़ी जाती है। और दूसरी बात, उनके ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर भी कहा जाता है कि वो बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। हाँ, मतलब ऐसे ब्रांड्स जिनके वैल्यू से वो खुद को रिलेट कर पाते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके उसी जमीन से जुड़े होने का ही एक संकेत हो सकता है। सही बात है। देखिए, पैसा कमाना और सफल होना एक बात है, पर उसे आप कैसे संभालते हैं, अपनी पहचान कैसे बनाए रखते हैं, वो दूसरी बात है। और निजी रिश्तों को लेकर उनकी प्राइवेसी तो कमाल की है। कोई PR स्टंट नहीं, कुछ नहीं। सही कहा। और शायद यही सहजता उनके अभिनय में भी झलकती है। उनकी एक्टिंग कितनी स्वाभाविक लगती है ना? बिल्कुल। जैसे असल जिंदगी का कोई किरदार देख रहे हो। कोई बनावटीपन नहीं, कोई जोर जोर से डायलॉग बाजी नहीं, सही। बस वो सच्चे आम इंसान वाले भाव। निश्चित रूप से। और पंचायत की सफलता इसी बात का सबूत है कि दर्शक अब इसी वास्तविकता और सहजता को पसंद कर रहे हैं। हाँ, शायद वो भारी भरकम ड्रामा से थोड़ा हटकर कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ, शायद लोग अब किरदारों से ना एक सीधा जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। और यहीं से वो अहम सवाल उठता है कि क्या यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि दिलों का सचिव कहने लगे हैं। दिलों का सचिव? हाँ, उनका अपने किरदारों के साथ ये जो कनेक्शन है वो दर्शकों तक सीधे पहुंचता है। ये कमाल का है। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? जितेंद्र कुमार की कहानी हमें क्या दिखाती है? यही कि शोहरत और सादगी साथ साथ चल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्टारडम का मतलब हमेशा वो चमक दमक, पार्टीज और दिखावा ही हो, ये जरूरी नहीं है। उनकी यात्रा जो है वो एक तरह से मिसाल है कि आप अपने मूल्यों पर टिके रहकर, अपनी जड़ों को याद रखकर और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी दिखाकर भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के इस दौर में, जहां सोशल मीडिया पर हर चीज परफेक्ट दिखाने की घोड़ सी लगी है, हाँ, वो तो है। क्या ये सहजता और वास्तविकता ही असली स्टारडम की नई पहचान बन रही है? क्या दर्शक अब उस बनावटीपन से ऊब कर असली सहज चीजों की तरफ लौट रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी चैनल धवल टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। थैंक यू।